तो कल हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल की दो इक्वेशन पढ़ ली थी, उसका डिस्प्लेसमेंट, फाइनल स्पीड एक्स एक्सेस में और वाई एक्सेस में। बेटा जब हमने एक्स एक्सेस की बात की थी, जिसको आप हॉरिजेंटल कहते हैं, हॉरिजेंटल मोशन में हमने जो वी एक्स था वो निकाला था यू कॉस थीटा, मतलब मॉड ऑफ वी एक्स इक्वल था मॉड ऑफ यू एक्स। फाइनल वेलोसिटी एक्स एक्सेस में और प्रोजेक्शन वेलोसिटी एक्स एक्सेस में कांस्टेंट रहती है, इसीलिए यहाँ का एक्सीलरेशन आपने जीरो लिया था। फिर आपने इसी का डिस्प्लेसमेंट निकाला था x, इसका फॉर्मूला था u cos थीटा इंटू टी। फिर हमने y एक्सेस में इसका फाइनल वेलोसिटी निकाली, तो vy क्या था u sin थीटा माइनस gt, और बेटा यहाँ का जो h था या h की जगह आप y भी लिख सकते हो, वो था बेटा u sin थीटा t माइनस हाफ gt स्क्वायर। और इसी में बेटा t की वैल्यू को मैंने रख कर यहाँ से t की वैल्यू को निकाल कर प्रूव किया था tan थीटा x माइनस g अपान 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। ये सारी चीजें हम लोगों ने कल प्रूव की थी। आज इसके आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा, अगर किसी भी प्रोजेक्टाइल को आप थ्रो करते हैं तो थ्रो करने से एट अ टाइम t, किसी टाइम t पर आपने दो इक्वेशन सेट की, लाइक दैट कि प्रोजेक्टाइल है हमारे पास। अच्छा, इस प्रोजेक्टाइल में बेटा आपको ये बात पता थी कि जिस वेलोसिटी से थ्रो करते हैं, दैट इज प्रोजेक्शन वेलोसिटी u, उसका थीटा कंपोनेंट x एक्सेस में वो था ux, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं ग्राउंड से ग्राउंड का, और y एक्सेस में वो था बेटा uy। मतलब जो vx ux का मॉड था वो मॉड ऑफ ux हो या मॉड ऑफ vx हो, वो बेटा सेम था। इसको हम लोग कहते थे हॉरिजेंटल का जो मोशन था, ठीक, वो सेम था, मतलब इसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं था। अच्छा, uy कंपोनेंट डिक्रीज कर रहा था जैसे जैसे आप ग्रेविटी की तरफ अगेंस्ट ग्रेविटी हाइट पे जा रहे थे, और फिर बेटा जब इस पोजीशन पे आया तो लेट, तो दिस इज कंपोनेंट Vx, बट Vx किसके इक्वल है Ux के, बट ये कंपोनेंट बेटा Vy, और कितने से थ्रो किया तो यहाँ पर बेटा इनिशियल था, आफ्टर टाइम वो हो जाएगा फाइनल, और ये एंगल कितना था, प्रोजेक्शन एंगल सेम रहता है, एंगल चेंज नहीं होता। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये है Uy, इसको आप लिख सकते हो u sin थीटा, u sin थीटा। Vy आपने प्रूव किया था बच्चा u sin थीटा माइनस gt। लेकिन जरा सोचो, इसकी डायरेक्शन अपवर्ड है और इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो अगर हम डायरेक्शन के हिसाब से इसका नेट डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करें तो कुछ इस तरीके से फिगर बना, ये इसकी y एक्सिस, ये इसकी x एक्सिस, जब आपने थ्रो किया ये प्रोजेक्टाइल बना। इस प्रोजेक्टाइल में जरा बताइए क्या इक्वेशन थी, आपने x में कितना डिस्प्लेसमेंट निकाला, x आफ्टर टाइम t, तो ये हो गया बेटा डिस्प्लेसमेंट x एक्सेस का लेट कितना x। फिर बेटा y एक्सेस का डिस्प्लेसमेंट कितना था आफ्टर टाइम t, ये बेटा इसका डिस्प्लेसमेंट था, तो y एक्सेस लेट बेटा यहां मान लेता हूं, ये y एक्सेस का डिस्प्लेसमेंट है, इसको बेटा मैं लिख देता हूं y। तो क्या जरा देखो, दिस इज इनिशियल पोजीशन एंड दिस इज फाइनल पोजीशन, और इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होती है, इन दोनों के बीच की ये वाली डिस्टेंस। बोलो बात ठीक है, इन दोनों के बीच की ये वाली डिस्टेंस। तो बेटा नेट डिस्प्लेसमेंट आखिर आया कितना, तो क्या ये 90 डिग्री है, अगर ये 90 डिग्री है तो लेट इसको मैं मान लेता हूं नेट डिस्प्लेसमेंट एट टी, एट टाइम t पर। तो बताओ बेटा कितना, इसको मैंने लिखा s, बताओ s की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बेटा वाई स्क्वायर। अच्छा देखो, x की वैल्यू आपने निकाली, ये आप चाहो तो यहां रख लीजिए, तो s इक्वल अंडर रूट एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहां पर हो गई बेटा u cos थीटा इंटू टी का होल स्क्वायर, ये हो गया x वाला, और बेटा y का कितना है, y का, तो बेटा y का था u sin थीटा माइनस हाफ
GT स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो बताओ ये हमारा बेटा हो गया नेट डिस्प्लेसमेंट, वैल्यू आपको देगा। आपके पास दो तरीके हैं, हम x और y को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं और ऐसे सॉल्व करके सीधे सीधे s इक्वल अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में रख सकते हैं, या आपको डायरेक्ट वैल्यू रखनी है तो आप इस फॉर्मूले में अपनी वैल्यू को डायरेक्ट रख सकते हैं और सोल्यूशन कर सकते हैं। तो ये हो गया बेटा हमारा नेट डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, नेट डिस्प्लेसमेंट तो मिल गया। अब जरा सोचो कि फाइनल वेलोसिटी अगर आपसे पूछे तो बताओ बेटा क्या आप बनाओगे? x की वेलोसिटी कितनी vx और y की कितनी vy। तो क्या आपने वेक्टर का रूल पढ़ा है? मैं आपसे नेट वेलोसिटी कहूं तो बताइए नेट वेलोसिटी के हिसाब से वेक्टर v किसके इक्वल होना चाहिए? मॉड कितना x का vx और x की डायरेक्शन की यूनिट वेक्टर i कैप। तो बताओ v कितना मिलेगा? vx i कैप प्लस vy j कैप। अगर आपसे कोई बेटा मॉड ही पूछेगा तो बेटा मॉड v कैसे निकालोगे? अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। बताओ बेटा vx कितना है? आपको पता है जो बेटा vx था वो बेटा ux के इक्वल था, जो vx था वो ux के इक्वल था। तो vx की वैल्यू कितनी हो गई बेटा? vx की वैल्यू कितनी हो गई? u cos थीटा। तो u cos थीटा का स्क्वायर प्लस बेटा vy कितना है आफ्टर टाइम t, तो ये vy लिखा u sin थीटा माइनस gt। तो यहाँ फॉर्मूला बन गया u sin थीटा माइनस gt का होल स्क्वायर। दिस इज फाइनल वेलोसिटी। ये आफ्टर टाइम t नेट वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल के पास कितनी है? ये बेटा उसका फॉर्मूला है अंडर रूट में u cos थीटा का स्क्वायर प्लस u sin थीटा माइनस gt का स्क्वायर। आफ्टर टाइम t समय के बाद कितना नेट डिस्प्लेसमेंट है? तो ये बेटा इसका नेट डिस्प्लेसमेंट है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बेटा x क्या है? x का डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टाइम t कितना है? u cos थीटा इंटू t। ये कैसा निकाला गया था? मोशन की फर्स्ट इक्वेशन को रख के वैल्यू निकाली गई थी, क्योंकि ax कितना है यहाँ पर? 0 है। अच्छा बेटा y कितना है? ये y का फॉर्मूला लिखा है। तो आप दोनों को चाहो तो अलग अलग करके यहां से सोल्यूशन कर सकते हैं या एग्जैक्ट वैल्यू यहां रखकर भी सोल्यूशन कर सकते हैं। तो पहले इतना नोट कर लें। अब देखिए ये इसकी टॉप मोस्ट हाइट है, मान लीजिए h। अब आप देखो यहां पर इसका मोमेंटम भी कैलकुलेट कर सकते हो कि आखिर प्रोजेक्टाइल ने कितना मोमेंटम किया। बेटा जरा बताओ इस टॉप मोस्ट हाइट पर क्या बेटा vx 0 होगा? वो तो कभी 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यही तो कंपोनेंट चला रहा है vx को या ux को। बेटा लेकिन इस पॉइंट पे इसका एक कंपोनेंट 0 है। कौन सा? vy कंपोनेंट 0 है। y एक्सिस का फाइनल वेलोसिटी, ये तो x एक्सिस ऐसे चल रहा है तो ये तो 0 होगा नहीं। अच्छा ठीक है, अगर मैं आपसे कहता हूं एट टॉप पे बेटा अगर इसका मैं मोमेंटम कैलकुलेट करूं तो मोमेंटम क्या होता है? p, और बेटा p इक्वल होता है m डेल्टा v, p इक्वल होता है m डेल्टा v। अच्छा अगर हम सिर्फ टॉप पे बात कर रहे हैं, अभी मैंने ओवरऑल नहीं निकाला, हम सिर्फ टॉप की बात कर रहे हैं, तो बेटा टॉप पे जरा बताओ क्या मोमेंटम p और बेटा p इक्वल m डेल्टा v। तो बताओ डेल्टा v कितना होगा? भाई डेल्टा v के हिसाब से बेटा vx वो आपको पता है कि मॉड vx इक्वल मॉड ux, यू कैन राइट u cos थीटा। आप लिख सकते हो u cos थीटा। तो अगर हम सिर्फ टॉप पे निकालते हैं मोमेंटम, तो टॉप पे मोमेंटम निकालना कितना हो जाएगा? v कितना? vy तो 0 है, y एक्सिस तो यहाँ है ही नहीं, तो बची क्या बेटा? u cos थीटा। बेटा कितना मोमेंटम हो जाएगा टॉप पे? mu cos थीटा। अच्छा मोमेंटम मैंने टॉप पे निकाला है, अगर ये डाउनवर्ड नीचे की तरफ एट अ पॉइंट, कुछ लोग मान लेते हैं कि थोड़े से टाइम के बाद इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड हो गई, तो डाउनवर्ड होगा तो आपको पता है u की वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी, तो माइनस आप लगा सकते हो। तो बेटा हमको ये कह सकते हो कि मॉड ऑफ p मिल गया mu cos थीटा एट टॉप पे। तो क्या बेटा हम टॉप पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोजेक्टाइल निकाल सकते हैं? तो हम टॉप पे बेटा इसकी काइनेटिक एनर्जी
ऑफ प्रोजेक्टाइल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कर पाएंगे काइनेटिक एनर्जी? K इक्वल हाफ एम वी स्क्वायर। अच्छा बेटा, तो जरा सोच के बताओ, अगर हम टोटल एनर्जी यहां पर निकालते हैं बेटा, तो टोटल एनर्जी निकालने में आप लिखोगे हाफ एम वी एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वी वाई स्क्वायर, और यू नो दैट एट द टॉप वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फाइनल वेलोसिटी इज 0। अगर बेटा वी वाई 0 है तो काइनेटिक एनर्जी K इक्वल हाफ एम वी एक्स स्क्वायर, तो बेटा K इक्वल हाफ एम, और वी एक्स की वैल्यू बेटा कितनी निकाली थी? u cos थीटा का स्क्वायर। तो ये बन गया बेटा काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट टॉप मोस्ट हाइट। एट टॉप पे हमने बेटा काइनेटिक एनर्जी भी निकाल ली। कितनी काइनेटिक एनर्जी है? एट मैक्सिमम हाइट, या टॉप लिख दीजिए, मैक्सिमम हाइट कह दीजिए, या बेटा टॉप पर कह दीजिए। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू कॉस थीटा का स्क्वायर। लेकिन बेटा अगर हम आपसे पूरे मोमेंटम की बात करते हैं तो जरा सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि बेटा यहाँ पर मैं इसको लेटा पॉइंट ए और बेटा इसको मान लेता हूँ लेटा पॉइंट बी मान लेता हूँ। तो जरा बताओ नेट मोमेंटम, अगर मैं आपसे नेट मोमेंटम पूछता हूं तो फॉर्मूला तो आप वही लगाएंगे, एम डेल्टा वी। अच्छा बेटा एक समस्या है कि डेल्टा वी आपको अच्छी तरीके से पता है कि बेटा डेल्टा वी को लिखते हो V2 माइनस V1, V2 माइनस V1। V1 का मतलब V नेट स्टार्टिंग से, V2 का मतलब V नेट और कहीं जहां पर आप ले रहे हो। तो थोड़ी देर सोचो कि मैं अगर यहाँ का V1 बताऊं पॉइंट A का, मान लो हमने ले लिया एट ए पॉइंट, तो बताओ ए पॉइंट की फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? ये बेटा x का कंपोनेंट, ये बच्चा y का कंपोनेंट। तो हम क्या लिख सकते हैं बताइए? हम क्या लिख सकते हैं? V1 की जगह लिख सकते हैं u cos थीटा i कैप, u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा सोचो बेटा, ये ux तो ऐसे ही सबको खींच रहा है, हर बॉल को ऐसे ही खींच रहा है, तो vx और ux तो बदले ही नहीं, तो उसकी डायरेक्शन भी नहीं बदलेगी, एक्स एक्सिस नीचे थोड़ी हो जाएगी। लेकिन जरा देखो, जब प्रोजेक्टाइल ऐसे गिरा नीचे की तरफ, जब नीचे की तरफ ये ऐसे गिर रहा है फाइनल स्पीड से, तो बेटा ये x का कंपोनेंट, ये तो बिल्कुल सेम जा रहा है जैसे आ रहा था, लेकिन y चला गया नीचे। अगर y चला गया नीचे तो नीचे होता है y एक्सिस नेगेटिव, और y एक्सिस नेगेटिव का कंपोनेंट होता है माइनस j कैप, माइनस का j कैप। अच्छा तो बताओ बेटा V2 कितना? V2 लेट मैं मॉड को सेम मानता हूं क्योंकि मॉड तो वैसे भी सेम रहेंगे, तो क्या लिखोगे बेटा? u cos थीटा i कैप, u cos थीटा i कैप। लेकिन ये नीचे चला गया तो क्या लिखोगे? माइनस u sin थीटा j कैप। माइनस क्यों लगाया? क्योंकि ये y एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन हो गई, तो बेटा माइनस u sin थीटा j कैप। क्या बात सही है? इतनी बात समझ में आई? जब प्रोजेक्टाइल ऐसे जाता है तो बेटा जहां से ये स्टार्ट करता है यहाँ पर वो uy तो ऊपर होता है, लेकिन जब वो डाउनवर्ड आता है तो उसका uy कहाँ चला जाता है? नीचे की तरफ। मैंने मॉड को सेम मान लिया है। ठीक है, जरा वैल्यू को रख के देखिए तो बताइए p इक्वल क्या मिलेगा बेटा? m, और बेटा V2 माइनस V1, जब बेटा इससे इसको माइनस करोगे तो बेटा u cos थीटा ये प्लस का है और यहाँ पर u cos थीटा माइनस का आ जाएगा, तो ये पोर्शन बेटा कट जाएगा, तो ये माइनस वाला पहले रहेगा और यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा, तो माइनस माइनस बेटा मिलकर क्या बन गया? माइनस 2u sin थीटा j कैप। बोलो बात ठीक है? ये तो मुझे p मिला, चाहो तो आप मॉड निकाल सकते हो क्योंकि j कैप की मुझे आवश्यकता नहीं, वो सिर्फ कैलकुलेट करने के लिए मैंने रखी थी। तो जरा बताओ, आपसे मैं मॉड ऑफ p पूछ लूं तो मॉड का मतलब माइनस हटा दो, मॉड का मतलब माइनस हटा दो, और जे कैप डायरेक्शन दे रहा है, डायरेक्शन मुझे यहाँ चाहिए नहीं, तो कितना आया? 2mu sin थीटा, 2mu sin थीटा। ये बेटा मैंने मॉड लिया, तो ये हो गया नेट मोमेंटम। क्या बच्चे थोड़ा शॉर्टकट और कर सकते हो? m 2m को अलग कर लो और u sin थीटा को शायद बेटा ui कहते हो,
यू साइन थीटा को यू वाई कहते हो। दिस इज फाइनल मोमेंटम, नेट मोमेंटम। प्रोजेक्टाइल का नेट मोमेंटम कितना है? अगर बेटा कहीं ऑप्शन में हो तो इसी को टिक करना, और न्यूमेरिकल करोगे तो जे आपको डायरेक्शन देगा नहीं, डायरेक्शन आपसे पूछेगा नहीं, तो आप सीधे सीधे उसका मॉड रख सकते हो। तो ये था टॉप पे मोमेंटम, मैक्सिमम हाइट पे कितना, mu cos थीटा। लेकिन नेट मोमेंटम कितना मिला? -2 mu sin थीटा j का है। ओके, थीटा क्या है? एंगल ऑफ द प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द हॉरिजेंटल। कहां से बेटा? हॉरिजेंटल से जो एंगल प्रोजेक्टाइल बनाता है उसको हम क्या कहते हैं? थीटा कहते हैं। तो ये हो गया बेटा हमारा नेट मोमेंटम। अच्छा, आपको नेट मोमेंटम भी मिल गया। थोड़ा सा और सोचिए, थोड़ा सा और दिमाग लगाइए। क्या बेटा आपको डेल्टा वी मिला? ठीक है, तो क्या डेल्टा वी से काइनेटिक एनर्जी भी आप आसानी से निकाल सकते हो भाई। V1 से हाफ mv1 स्क्वायर और बेटा V2 से हाफ mv2 स्क्वायर आप कैलकुलेट करके काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हैं। तो ये तो बात हो गई मोमेंटम की। अब आगे बढ़ो, अब थोड़ा सा और सोचो, क्योंकि बेटा जब बॉल को आप प्रोजेक्शन करोगे प्रोजेक्शन वेलोसिटी से, तो कहीं ना कहीं उसमें हाइट भी होगी, कहीं ना कहीं वो टाइम भी लेगा, वो एक्स में डिस्टेंस भी कवर करेगा। तो तीनों पोर्शन हमको चाहिए। अब प्रोजेक्टाइल के क्या हमको हाइट भी चाहिए, हमको उसका टाइम पीरियड भी चाहिए, और हमको उसका रेंज भी चाहिए। हमने अभी तक क्या निकाला? एक्स का डिस्प्लेसमेंट, वाई का डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट। आफ्टर टाइम टी हमने कितनी वेलोसिटी फाइनल एक्स एक्सिस की, कितनी वाई एक्सिस की, और उसका फाइनल सम। फिर हमने टॉप मोस्ट हाइट पर मोमेंटम कैलकुलेट किया, टॉप पर ही हमने काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट की, फिर हमने नेट फाइनल मोमेंटम बताया, ये पोर्शन। अब हम स्टार्ट करते हैं, आखिर हमको टाइम कितना लगा। तो फ्लाइट टाइम, तो बेटा फर्स्ट पार्ट हमको चाहिए कि फ्लाइट टाइम मतलब प्रोजेक्टाइल कुल कितनी देर तक हवा में रहा। ठीक, तो आपको निकालने के इसके भी दो तरीके हैं, आप चाहो तो दो तरीके से इसको भी कैलकुलेट कर सकते हो, जो मेथड आपको सही लगे। अच्छा बेटा सोचो जरा कि फ्लाइट टाइम का मतलब होता है वो टाइम जिसमें ऑब्जेक्ट अपनी मैक्सिमम हाइट में पहुंचे, उसी को कहते हो फ्लाइट टाइम। फ्लाइट टाइम को इसी के पहले हमने आपको मोशन अंडर ग्रेविटी में ही पढ़ा दिया था। अगर आपको याद हो तो मैंने टाइम की प्रूविंग वहां पर कराई थी 2uy/g। बस मैंने वहां पर किया क्या था कि uy को u मान लिया था, क्योंकि वहां पर x एक्सेस थी नहीं, तो uy को u मान लिया था। है वही चीज बेटा, वहां पर भी हमने पढ़ा था टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टाइम ऑफ डिसेंट, और टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट गिवन आउट नेट फ्लाइट टाइम, नेट फ्लाइट टाइम। तो आप भी बेटा यहां पर भी वही काम कर सकते हो कि ऑब्जेक्ट कितने टाइम पे मैक्सिमम हाइट पर पहुंचा, दिस इज टाइम ऑफ एसेंट, और मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड में आने पर कितना टाइम लिया, दिस इज टाइम ऑफ डिसेंट, और नेट टाइम दोनों का सम हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा फ्लाइट टाइम क्या है, क्या लिखोगे बेटा? ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन एयर, जितने टाइम में वो एयर में रहेगा उसी को फ्लाइट टाइम कहते हैं। हम बेटा मैक्सिमम का निकालते हैं और दोनों को डबल कर लेंगे। तो बताओ बेटा यहां पर जब पहुंचे मैक्सिमम हाइट में तो वी वाई कितना? 0। अच्छा वी वाई 0, तो हमको इक्वेशन पता है v इक्वल यू प्लस 80। ठीक है, तो बेटा कौन सा? ये वी वाई, ये यू वाई, और ये भी बेटा ए वाई। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा और सोचो, क्या बेटा वी वाई आपने 0 लिखा है? मैक्सिमम हाइट पे वी वाई कंपोनेंट क्या होता है? 0 होता है। क्यों? जब बॉडी को प्रोजेक्ट करते हो तो वेलोसिटी डिवाइड इन 2 पार्ट्स x एंड y, बट एट द टॉप इट हैव ओनली क्या? फाइनल वेलोसिटी ऑफ x एक्सिस, और y एक्सिस की फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है? 0 हो जाती है, क्योंकि बॉल रिबाउंड होके नीचे की तरफ आ जाती है। अच्छा ठीक है, तो बेटा बताओ वी वाई 0 हो गया, बेटा यू वाई ऊपर फेंक रहे हो तो प्लस का ही लेना पड़ेगा आपको। ठीक है बेटा, ए वाई ग्रेविटी नीचे है तो माइनस का जी टी, बेटा क्या बना? जी टी इक्वल यू वाई, और यू नो दैट यू आई इक्वल यू साइन थीटा।
तो बताओ हाउ मच टाइम, u साइन थीटा अपान जी। लो भैया टाइम मिल गया कितना, u साइन थीटा अपान जी। ये कब का समय है, जब प्रोजेक्शन से मैक्सिमम हाइट, प्रोजेक्शन से मैक्सिमम हाइट और मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड, बेटा सामयिक को लेगा, टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टाइम ऑफ डिसेंट अकॉर्डिंग टू न्यूटन। तो नेट टाइम, बेटा नेट टाइम कितना हो गया, अगर मैं आपसे कहूं नेट टाइम बताओ, तो नेट टाइम कैपिटल टी, टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। तो टाइम ऑफ एसेंट इक्वल होता है टाइम ऑफ डिसेंट के। तो बताइए क्या मैं इसको लिख सकता हूं 2 टाइम्स स्मॉल टी, तो 2 टाइम्स स्मॉल टी, तो कैपिटल टी कितना आया बेटा, इसका डबल कर लीजिए, तो कितना 2u साइन थीटा अपान जी। भैया फ्लाइट टाइम कितना आया 2u साइन थीटा अपान जी। अब ठीक है, अच्छा इतनी बात तो ठीक है, फ्लाइट टाइम हमको समझ में आ गई कि जब आप क्रिकेट खेलते हो और बॉल को हवा में फेंकते हो तो एक प्लेयर से दूसरे प्लेयर के हाथ पे जो पहुंचने के समय बॉल ने जितनी डिस्टेंस ट्रेवल की तो उसमें जितना भी समय लिया उसी को फ्लाइट टाइम कहते हैं। तो प्रोजेक्टाइल मानता है कि एट टॉप मोस्ट हाइट वी वाई इक्वल 0, और यहीं से न्यूटन कहते हैं कि टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टाइम ऑफ डिसेंट। अगर मैंने बॉल को आपके पास 4 सेकंड में फेंका, इसका मतलब है वो 2 सेकंड में टॉप पर पहुंची होगी, और टॉप से आपके हैंड पे पहुंचने में कितना टाइम लिया, 2 सेकंड लिया। तो टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टाइम ऑफ डिसेंट। अच्छा बेटा आखिर इसने हाइट कितनी कवर की, तो हम इसकी हाइट भी कैलकुलेट कर देते हैं कि इसकी हाइट आखिर कितनी कैलकुलेट की है। तो आप चाहो इसके भी 2 मेथड है, 2 इक्वेशन है आपके पास। मैं चाहता तो सेकंड इक्वेशन से भी इसका सोल्यूशन कर सकता था, लेकिन उससे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो ये सरल है, आप इसी से लगाएं। अच्छा बेटा हाइट चाहिए, तो हाइट के लिए फिर वही कहानी, यहां पे निकालो बेटा, यहां पे क्या 0 है, y 0 है। तो बेटा हाइट के लिए हमको पता चला कि वी वाई कितना 0। अच्छा वी वाई अगर 0 है तो बेटा थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर प्लस 2as। तो बेटा कौन कौन से हाइट कहाँ होती है, y एक्सेस में, तो ये y और बेटा ये y। ठीक है, क्या आपको पता है s को हम लोग h लिख देंगे, s को हम लोग h लिख देंगे। तो बेटा वी वाई कितना 0, बेटा इधर लाओ माइनस यू वाई स्क्वायर इक्वल माइनस 2, माइनस क्यों लगाया, क्योंकि a की जगह क्या लिखेंगे g लिखेंगे। अच्छा हाइट ऊपर की तरफ मेजर कर रहे हो तो प्लस, तो पहले ऊपर की तरफ मेजर कर रहे हो तो बेटा प्लस। ठीक है, क्या करूं बेटा, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। बेटा यू वाई कितना, यू साइन थीटा का होल स्क्वायर अपान 2g इक्वल बेटा h। तो बताओ h की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g। भैया हाइट कितनी आ गई, h इक्वल यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g। क्या ये कुछ ऐसा नहीं लग रहा है, u साइन थीटा का होल स्क्वायर है और u साइन थीटा का मींस uy, तो इट मींस दिस इज uy का स्क्वायर। यही तो आपने पढ़ा था मोशन अंडर ग्रेविटी में, मैक्सिमम हाइट uy का स्क्वायर अपान 2g, याद आया कि नहीं। तो सेम कॉन्सेप्ट है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है कि वहां कंपोनेंट को वी वाई यू वाई एक्स सब बराबर मान लेते थे, वी एक्स यू एक्स बराबर है, वी वाई यू वाई बराबर है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता, कंपोनेंट अलग अलग होते हैं। तो बेटा हाइट कितनी मिल गई, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g। आपने देखा होगा कि जो हमारे लॉन्ग जंपर और हाई जंपर होते हैं, लॉन्ग जंप करने वाले और हाई जंप करने वाले, तो लॉन्ग जंप में क्या करता है वो रेंज ज्यादा कवर करता है, लेकिन हाई जंप में वो ऊपर रस्सी लगी होती है, रस्सी को फाड़ना होता है, मतलब अपनी बॉडी को उसको क्या करना होता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम हवा में रखना होता है, तभी तो आपको मैक्सिमम हाइट मिलेगी। तो अगर मैक्सिमम हाइट चाहिए तो एंगल शुड बी 1, अगर आपको मैक्सिमम हाइट चाहिए तो एंगल कितना होना चाहिए 1 से बड़ा एंगल कुछ होता नहीं। अगर बेटा ये एंगल 1 हो जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1, तो साइन थीटा प्लस माइनस 1। अगर साइन थीटा प्लस माइनस 1 है तो साइन में प्लस 1 कब होता है, 90 पर, कितने में होता है। अगर बेटा हम थीटा यहाँ 90 रख दें तो हमको क्या मिल जाएगा, एच मैक्स, क्या मिल जाएगा, एच मैक्स। तो बताओ एच मैक्स कितना मिलेगा, यू स्क्वायर अपान 2g, कितना मिलेगा। मतलब कोई भी हाई जंपर अपनी बॉडी को कहां थ्रो करना चाहता है, वर्टिकली थ्रो करेगा, तभी वो हाई जंप क्रॉस कर पाएगा।
तो जितने भी हाई जंपर होते हैं वो अपनी बॉडी के अपर स्ट्रक्चर को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, जबकि जो लॉन्ग जंपर होते हैं वो अपने पैरों को फोल्ड करके हॉरिजॉन्टल में थ्रो करते हैं। आप कभी भी देखिएगा जो हाई जंपर वाले, जितने भी हाई जंप करने वाले हैं, वो कुछ दूर पहले अपने पैरों से जंप लेकर उसको वर्टिकली थ्रो करते हैं, ऊपर की तरफ रखते हैं, जिससे कि मैक्सिमम एंगल क्रॉस कर सकें। तो हाइट कितनी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g, फ्लाइट टाइम कितना 2u साइन थीटा अपान g, टॉप पे मोमेंटम कितना mu cos थीटा, टॉप पे काइनेटिक एनर्जी हाफ mu cos थीटा का स्क्वायर, फाइनल मोमेंटम कितना 2mu साइन थीटा या माइनस 2mu साइन थीटा j कैप। कंफर्म है, नोट कर लें। देखिए आपने h निकाला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g। बेटा अगर आपसे एग्जाम्पल पूछता है तो आप ध्यान रखिएगा, जो हाई जंपर होता है उसको अपनी बॉडी को थ्रो करने के लिए कितना मैक्सिमम एंगल चाहिए, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1, तो साइन थीटा इक्वल प्लस माइनस 1। बेटा साइन में प्लस 1 कब होता है सबको पता है, इतने पे 90 पे, और माइनस 1 कब होता है 270 पे। तो 90 270 एक जैसे ही चलते हैं। तो भैया थीटा को बेटा 90 डिग्री रखना चाहिए, तब बेटा आपको हाइट क्या मिलेगी, मैक्सिमम मिलेगी। अच्छा अगर मैं यहाँ पर एच मैक्स कैलकुलेट करना चाहूँ तो बेटा यू स्क्वायर, अब कुछ लोग होशियार हैं यहाँ साइन 90 का स्क्वायर कर देते हैं, तो साइन 90 का स्क्वायर 8100 होता है। तो यहाँ पर फंसिएगा नहीं, पहले साइन 90 की वैल्यू लिखिएगा फिर स्क्वायर करिएगा। तो साइन 90 की वैल्यू 1 और फिर बेटा उसका स्क्वायर अपान 2g। तो बेटा मैक्सिमम हाइट कितनी है, यू स्क्वायर अपान 2g। लेकिन ये बेटा रेयर केस में ही अप्लाई होता है, अप्लाई हमेशा होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g। ये तो बेटा हाइट मिल गई। अच्छा अब खुद सोचो कि मान लो क्रिकेटर ने 6 मारा तो हाइट तो आपको मिल गई, तो बॉल कहीं गिरेगी भी तो जाके ग्राउंड पे, तो जो ग्राउंड से ग्राउंड गिर रही है उसको रेंज कहते हैं। क्या बोलते हैं, रेंज। तो बेटा हमको चाहिए, आप कह सकते हो हॉरिजॉन्टल रेंज, आप नॉर्मल रेंज कह सकते हो, और या ना याद रहे किसी को तो भैया हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। कौन सी डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस समझते हैं ना, जैसे आपने क्रिकेट खेला और बाउंड्री पे 6 मारा, तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है इसी को बेटा रेंज कहते हैं। रेंज को हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कहते हैं। हम आर मान लेंगे, आप भी आर मान लीजिए। अच्छा थोड़ा बेटा दिमाग लगाइए, सबको पता है ना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को आपने आर लिखा, और बेटा डिस्टेंस इक्वल क्या होती है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू बेटा यहां से वहां तक कितनी स्पीड से गया, तो रेंज कौन बताएगा, एक्स वाला कोऑर्डिनेट की वाई वाला, एक्स वाला, वाई वाला तो हाइट देता है ना। तो बेटा आपको क्या पता है यू एक्स और वी एक्स सेम है, इनिशियल वेलोसिटी एक्स की और फाइनल वेलोसिटी एक्स की सेम है, तो किसी को भी आप ले लो। तो मैंने ले लिया स्पीड कितनी, यू एक्स। बेटा टाइम कितने समय तक हवा में रहा उसको फ्लाइट टाइम कहते हो, तो इनटू बेटा टी। तो बेटा आर इक्वल यू एक्स, बेटा यू एक्स को क्या कहते हो, यू कॉस थीटा, और बच्चा टाइम तुमको याद ही होगा 2u साइन थीटा अपान जी। बेटा u से u मिला, u स्क्वायर बना, बेटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा बना अपॉन बेटा g बना। क्या है बेटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज द फॉर्मूला ऑफ साइन 2 थीटा। तो बेटा r कितना मिल गया, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी। अब लड़कों के मन में सबसे बड़ा कंफ्यूजन 2 कहां लगता है, देखो यहां पर भी साइन स्क्वायर थीटा है और यहाँ पर साइन 2 थीटा है, ये डिफरेंस याद रखिएगा, तो पेपर के समय डाउट ना करिएगा। आर कितना बेटा रेंज, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी। अच्छा एक बात बहुत विशेष याद रखिएगा कि यहाँ पर जो लॉन्ग जंपर होते हैं, लॉन्ग जंपर या धोनी का हेलीकॉप्टर शॉट, आजकल देखे ना धोनी का हेलीकॉप्टर, तो धोनी का नहीं सबका हो गया है, अब सभी हेलीकॉप्टर शॉट मान लेते हैं। तो जो हेलीकॉप्टर शॉट का मतलब हाइट कम रेंज ज्यादा, ग्राउंड से उठता कम है लेकिन वो बाउंड्री पे ही जाके गिरता है।
तो ऐसा क्या रूल लगा दिया इन्होंने, तो भैया दो रूल अप्लाई कर लो। पहला, लॉन्ग जंपर जो होते हैं, जो लॉन्ग जंप करते हैं, वो कभी भी अपनी बॉडी को वर्टिकल नहीं फेंकते, वो पैरों को फोल्ड करके हॉरिजॉन्टल में जितने ज्यादा से ज्यादा पैर को फोल्ड करते हैं उतनी ज्यादा डिस्टेंस पे वो गिरते हैं। ये तो आपने देखा होगा ना। तो लॉन्ग जंपर को फेंकने के लिए, मतलब मैक्सिमम रेंज के लिए, एंगल भैया एक होना चाहिए, एंगल एक से बड़ा तो हो नहीं सकता। तो मैक्सिमम रेंज के लिए, फॉर मैक्सिमम रेंज, तो बेटा मैक्सिमम रेंज के लिए साइन 2 थीटा शुड बी 1। तो साइन में 1 कब, 90 में, तो साइन 2 थीटा इक्वल 90, साइन 90, साइन से साइन कैंसिल, तो 2 थीटा इक्वल 90, तो थीटा इक्वल 45। तो बेटा उसको कितने एंगल पे अपनी बॉडी हॉरिजॉन्टल में फेंकनी चाहिए, 45 में। अच्छा 45 अप्लाई कर दो बेटा, आर मैक्स बेटा 45 इंटू 2 साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू बेटा 1 होती है। तो बताओ आर मैक्स कितना, वेरी गुड, आर मैक्स कितना, यू स्क्वायर अपान जी। बेटा एच मैक्स कितना, क्या दोनों को देख के मन में ख्याल आया कि एच मैक्स अपान आर मैक्स, बेटा एच मैक्स कितना, यू स्क्वायर अपान 2g, और बेटा आर मैक्स कितना, यू स्क्वायर अपान जी। बेटा अब क्या कैंसिल हो गया, बेटा यू स्क्वायर जी, यू स्क्वायर जी, ठीक है। तो क्या बेटा रिलेशन निकल के आया, एच मैक्स अपान आर मैक्स इक्वल 1/2, इक्वल 1/2। तो बताओ बेटा आर मैक्स कितना होता है, 2 इंटू एच मैक्स। अगर कोई बॉल मैक्सिमम हाइट 50 मीटर में जा रही है तो कहेगा रेंज बताओ, तो 100 मीटर, रेंज कितनी, लेकिन मैंने एक वर्ड यूज किया मैक्सिमम। जब ये कहानी कब की हो, जब मैक्सिमम में कोई कहे कि मैंने बॉल फेंका, उसने मैक्सिमम हाइट 50 मीटर गेन की, बताइए इस बॉल ने कितनी रेंज कवर की, तो आप सीधे सीधे डबल कर लेना, 100 मीटर की रेंज कवर की। लेकिन अभी भी समस्या है, क्योंकि ये तो एक स्पेशल बात हो गई कि मैक्सिमम की बात करो, मैक्सिमम ना हो तो कोई बात नहीं, हम इसको आगे सोल्यूशन बढ़ा लेते हैं। जरा बताओ बेटा एच कितना है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g बेटा, ठीक है बेटा। इसी में मैं अपॉन में आर कर दूं, आर और आर की वैल्यू कितनी बेटा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा को जरा एक बार फिर से खोल लीजिए, तो क्या बन गया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपान बेटा जी। जरा बच्चा h बाई आर निकाल के देखो, h बाई आर, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g अपॉन यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। बोलो ठीक है बात। बेटा क्या रिलेशन बना, यू स्क्वायर कट गया, जी से जी कट गया, साइन थीटा से बेटा पावर चली गई, ठीक है। बता बेटा यहाँ पर कितना बचा h, यहाँ पर बेटा r, बेटा ये ऊपर जाना था तो ऊपर क्या बचा, साइन थीटा, बेटा बीच में क्या आ गया, 2 2 जा 4 कॉस थीटा। क्या बेटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को tan थीटा कहते हैं, तो बेटा क्या प्रूव हो के आ गया, 1/4 tan थीटा इक्वल h बाई आर। बोलो ठीक है। तो बताओ r tan थीटा इक्वल 4h, r tan थीटा किसके इक्वल होता है, मान लो उसने कह दिया कि हाइट 50 मीटर है, मैक्सिमम नहीं, बट उस फायरमैन ने 30 डिग्री के एंगल पे फेंका था, कहेगा रेंज बताओ, तो आपको इतना बड़ी कहानी नहीं पढ़नी है और सीधे फॉर्मूला लगा देना है r tan थीटा इक्वल 4h। बात ठीक है। मान लो मैंने 45 डिग्री से फेंका होता, मान लो एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में आग लग गई और मैंने 45 डिग्री से वाटर का फ्लो किया, उस बिल्डिंग की हाइट 30 मीटर थी, तो बिल्डिंग की हाइट 30 मीटर, आपने 45 से थ्रो किया, तो 45 1 10 45 1, तो बताओ आर कितना, 4 टाइम्स एच, मतलब वाटर की रेंज कितनी है, 120 मीटर तक की है। कितनी रेंज है, 120 मीटर। कैलकुलेट कर सकते हैं, पहले इसको नोट कर लें। अब देखिए आपने आर एच निकाल लिया, ऐसी बेटा एक रेंज में एक न्यूमेरिकल फंसा देता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के नाम से।
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब अगर कोई एंगल थीटा पे है तो दूसरा 90 माइनस थीटा पे होगा। लेट एंगल थीटा है और इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो 90 से घटा दो इसको, तो 90 माइनस थीटा। अच्छा बेटा अब जरा कैलकुलेट करो वैल्यू को। बेटा हमने निकाला R1 बेटा u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट थीटा पे निकाला। ठीक है बेटा जरा R2 निकालो, u स्क्वायर साइन 2 और ब्रैकेट में 90 माइनस थीटा, थीटा के प्लेस पे 90 माइनस थीटा और अपान बेटा जी। तो जरा बताओ u स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा अपान जी, क्या बेटा याद करो 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ता है, 180 माइनस थीटा सेकंड में पड़ता है बेटा। सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, साइन और कॉसेक, तो साइन है तो ये प्लस होगा। ठीक अब बेटा 180 और 360 में वैल्यू चेंज होती नहीं, तो क्या आपको एक बात समझ में आ रही है कि साइन 180 माइनस 2 थीटा इक्वल होगा किसके, होगा कि नहीं होगा, करके देख सकते हो किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड में, और सेकंड में कौन कौन पॉजिटिव, साइन और कॉसेक, और 180 360 में वैल्यू चेंज होती नहीं है। तो बेटा क्या आपको रिजल्ट मिला R2 इक्वल u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी, जो मैं समझाना चाहता था। देखो R1 किसके इक्वल है, R2 के, R1 किसके इक्वल है, मतलब बेटा अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दिए हैं तो भैया रेंज बदलेगी नहीं। बोलो बात सही है, अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो रेंज बदलेगी नहीं, लेकिन हाइट बदल जाएगी, हाइट चेंज हो जाएगी। आप चाहो तो हाइट को कैलकुलेट कर सकते हो, वैसे जरूरत पड़ती नहीं क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस है इसलिए बताना पड़ता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होने पर बेटा रेंज बदलती नहीं है। एग्जांपल मैंने कहा 30 थीटा इक्वल 30, ध्यान समझना बेटा थीटा 30 है, तो जरा बताओ बेटा आपको R1 कितना मिलेगा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा मतलब साइन 60, तो साइन 60 बाई जी, और साइन 60 होता है √3/2, तो बेटा कितना आ जाएगा √3 u स्क्वायर अपान, बोलो बात सही है। बेटा इसका कॉम्प्लीमेंट्री आप निकालो तो 90 माइनस 30 गिव्स आउट 60, तो बेटा R2 इक्वल u स्क्वायर साइन कितना लिखूं 2 थीटा, तो 60 इंटू 2 120 डिवाइड बाई जी, तो u स्क्वायर साइन 120 कैसे निकालोगे, मैंने तरीका बताया था, 180 में घटा देना इसको, कितना आया 60, साइन 60 कितना √3/2, बस पहले क्या लगा देना माइनस लगा देना, क्या लगा देना माइनस, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई बेटा, बाहर लगा लो माइनस √3/2g। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन 180 माइनस 60, हाँ 180 माइनस थीटा साइन 60, हाँ ठीक, तो बेटा कितना हो गया लो, तो देखो R1 का मॉड किसके सेम है, मैं यही तो कह रहा था कि अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दे देगा तो समझ जाना कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में रेंज कभी भी बदलती नहीं है। तो पेपर में घुमाने के लिए पूछता है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में टाइम बदल जाएगा, हाइट बदल जाएगी, लेकिन रेंज बदलेगी नहीं। अच्छा कभी कभी पेपर में इसका रिलेशन टाइम के फॉर्म में पूछ लेता है, तो अगर टाइम के फॉर्म में रिलेशन कह रहा है तो आप इजीली रिलेशन बना सकते हो। कैसे, जरा बेटा T1 निकालो, हम थीटा के लिए T1 निकाल रहे हैं, कैसे निकालोगे 2u साइन थीटा अपान बेटा जी। अच्छा कॉम्प्लीमेंट्री है, अगर थीटा की जगह 90 माइनस थीटा रखोगे तो बेटा T2 कितना मिलेगा 2u साइन 90 माइनस थीटा अपान जी। बेटा साइन 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो बताओ बेटा T2 कितना आया 2u कॉस थीटा अपान जी। ओके बेटा दोनों का मल्टीप्लाई कर लो जरा, T1 T2 T1 इंटू T2 करो मल्टीप्लाई बेटा,
2u sin थीटा 2u cos थीटा, तो कितना हो गया 4u स्क्वायर साइन थीटा cos थीटा अपान बेटा g स्क्वायर। बोलो बात सही है। अच्छा क्या बेटा T1 T2 इक्वल, बेटा यहां से मैं 2 को बाहर एक काम करते हैं, क्या आपको ऐसा दिख रहा है u स्क्वायर अलग कर लो और 2 इसको दे दो, एक 2 बचा ना उसको बाहर लिख लो और अपॉन में बेटा g इंटू जी लिख लो। ठीक है, क्या बेटा 2 साइन थीटा cos थीटा साइन 2 थीटा होता है, तो बताओ T1 T2 किसका इक्वल आया 2/g को बाहर कर लिया, बेटा ब्रैकेट में क्या बचा u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g को देख के कुछ याद आया, रेंज होती है, यही तो रेंज का फॉर्मूला है। तो बताओ बेटा T1 T2 किसके इक्वल 2r/g, T1 T2 का बेटा किसके इक्वल है 2r/g के इक्वल है। कब, अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपके पास दिए हैं तो आप टाइम निकालकर इजीली रेंज भी निकाल सकते हो। बात ठीक है, इसको कर सकते हो। अच्छा इसको पहले नोट कर लो। अब देखिए एक और इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। देखो एक तो आप पढ़ ही चुके हो कि जो प्रोजेक्टाइल का पाथ होता है वो पैराबोलिक होता है। कैसे आपने पढ़ा था, उसको आपने प्रूफ किया था y इक्वल tan थीटा x माइनस जी अपान 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आपने प्रोजेक्टाइल का पाथ प्रूफ किया था। कब, जब मैंने वहां पर x की टाइम की वैल्यू रख दी थी y एक्सिस पे आके। ठीक है, अच्छा बेटा मान लो इसी को मैं इक्वेशन लूं और बेटा इसको चेंज करके रेंज के फॉर्म में ले आऊं, क्योंकि हाइट और रेंज का कॉम्बिनेशन सबसे ज्यादा बनाता है। तो क्या आप सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ कि r क्या होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी। क्या बच्चों मैं ऐसे लिख सकता हूं u स्क्वायर 2 साइन थीटा cos थीटा अपॉन जी। तो जरा सोचो बेटा, क्या मैं u स्क्वायर की अगर वैल्यू निकालूं तो u स्क्वायर की जगह क्या लिखूंगा r इंटू जी अपॉन में बेटा u स्क्वायर निकाल रहे हैं तो 2 साइन थीटा और cos थीटा। लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। किसके प्लेस पे, u स्क्वायर के प्लेस पे। इसी वैल्यू को बेटा उठाकर इस इक्वेशन को मान लो लेट फर्स्ट इसमें रख दीजिए आप। तो हम जो ट्राइजेक्टरी इक्वेशन थी पैराबोलिक, उसमें रखिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखिए। तो y इक्वल tan थीटा आफ्टर ब्रैकेट x माइनस बेटा जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2, बेटा u स्क्वायर की जगह ये लिखा है rg अपॉन 2 साइन थीटा cos थीटा बेटा। ओके, u स्क्वायर के प्लेस पे इंटू बच्चा cos स्क्वायर थीटा। बेटा क्या कैंसिल हो गया यहां से, बेटा एक cos से एक cos कैंसिल हो गया, बेटा g से बेटा g कैंसिल हो गया। ठीक है, और 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो बताओ बेटा यहां क्या बच रहा है आपके पास, y इक्वल यहां पर बेटा tan थीटा आफ्टर ब्रैकेट x माइनस बेटा ये साइन थीटा चला गया ऊपर, तो साइन थीटा अपॉन cos थीटा इंटू एक्स स्क्वायर, साइन थीटा अपॉन cos थीटा इंटू एक्स स्क्वायर, और साथ में बेटा r भी बच गया है, साथ में यहाँ पर r भी बच गया है। तो y इक्वल tan थीटा x माइनस tan थीटा। ठीक है, और ब्रैकेट के बाहर एक्स स्क्वायर अपॉन r। बेटा कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, x tan थीटा कॉमन दिख रहा है, देखो x tan थीटा कॉमन दिख रहा है। तो यहाँ पर बेटा यहाँ 1 बचा, यहाँ स्क्वायर था तो 1 बचा, बेटा r कॉमन लिया नहीं, तो बताओ ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन आ गई y इक्वल x tan थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर, जहां पर r क्या है रेंज है, x क्या है हॉरिजेंटल डिस्टेंस है एट टाइम t, और y क्या है बेटा एट टाइम t वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट।
vertical displacement. So this is the also equation of trajectory of projectile. It also represent path of parabolic. लेकिन हम प्रूफ करने के लिए पैराबोलिक को यही इक्वेशन लेते हैं और इस इक्वेशन में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये था प्रोजेक्टाइल ग्राउंड टू ग्राउंड का, नोट कर लें।